हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपको अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बच्चा 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी 11th क्लास की स्टडी को स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आज मैं उनके लिए एक बैच प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसकी पहली क्लास फर्स्ट क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है और आगे की क्लासेस भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चा, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम लोग पहले चैप्टर क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को लेकर के आए हैं। ये वो चैप्टर है जो 11th क्लास के अदर चैप्टर के लिए बेस तैयार करता है। आज हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी अब आपकी जो स्टडी है वो प्रारंभ होने वाली है। ठीक है बच्चा, तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक चैप्टर के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो जिसमें सबसे पहले बच्चा वर्ड आता है केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, उन बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है तो भाई इसके अंदर कंपाउंड होंगे, रिएक्शंस होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे, सब कुछ होगा। छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटे छोटे टर्म्स के साथ हम लोग इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक इसके अंदर हम लोग जाएं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास आता है सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों, एक वर्ड है साइंटिफिक नोटेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को क्लियर करता है। तो आज हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक क्लास होगी जहां से आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। साइंटिफिक नोटेशन हमारी जो है वो बहुत ही लार्ज वैल्यू और बहुत ही छोटी वैल्यू को एक न्यूमेरिकल वे में एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। हमारा एक फॉर्मूला साइंटिस्ट ने दिया है n इंटू 10 टू द पावर n। n इज अ एक्सपोनेंशियल नंबर। ओके, जस्ट लाइक इस एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूं 2 3 7 8 4 5 6 3, इसका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको ज्यादा बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप इस टॉपिक पे जाइए और एक फॉर्मूला जो n है, इस n को अपने तरीके से डिसोसिएट कीजिए। तो मैं इस n में एक फॉर्मूला और बना रहा हूं उसकी हेल्प से, x पॉइंट वाई जेड इंटू 10 टू दी पावर n। x यहां पर 1 to 9 तक की कोई भी डिजिट होगी। ध्यान रखना है, बिफोर डेसिमल कोई भी 1 to 9 तक की डिजिट होगी, उसके बाद आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट रखनी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, जीरो हो सकती है, कुछ भी नॉन जीरो डिजिट हो सकती है। ओके बच्चा, तो यहां देखिएगा आप लोग, अगर मुझे ये वैल्यू दे रखी है तो मैं इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से देखना है। हाँ, आप इस वैल्यू में यहां डेसिबल लगा ले। जब यहां डेसिबल लगाएंगे तो इस डेसिबल को उठा के आपको नॉन जीरो डिजिट यहां तक लाना है ना। जब यहां तक लाओगे तो हमारे पास हो गया 2 पॉइंट, पूरा है ना। 2 पॉइंट आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, ये सारी डिजिट हमें ओपन छोड़नी है, तो हम यहां लिख सकते हैं, ये देखिए 5 से बड़ी है 3 8, राउंड ऑफ रूल लगा दिया। कितने डिजिट आगे बढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू दी पावर 6। समझ में आ रहा होगा। एक बार रिपीट करता हूं बच्चा, जब भी किसी वैल्यू को आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, उस डेसिबल को उठा के एक नॉन जीरो डिजिट तक लाइएगा। तो मैंने यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट, जिसमें x जो थी मैंने कहा था 1 to 9 के बीच में होनी चाहिए, तो 1 to 9 के बीच में आ गया एक डिजिट, ये हमारी क्या हो गई बच्चा, x हो गई ना। फिर ये डेसिबल आ गया, ये डिजिट क्या हो गई भाई हमारी वाई जेड,
और ये हमारा क्या हो गया 10 टू दी पावर, और ये डिजिट क्या हो गई हमारी n। आ रहा है समझ में? तो ये है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक इस एग्जांपल 0.00020139 ऐसा कुछ भी है। अब आपको इसका साइंटिफिक नोटेशन तैयार करना है बच्चा, तो आप डेसिमल को नॉन जीरो डिजिट तक लाइए। तो 2 पॉइंट आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट 01, ये छोड़ जाएंगे, कितने डिजिट 1 2 3 4, 10 टू दी पावर -4। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन हो गया। एक टॉपिक आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ये करना है, जहां से क्वेश्चंस लगातार आपके आते हैं बच्चा। ये आपकी फर्स्ट क्लास है जहां से आपको मैं स्टार्ट कर चुका हूं आपके लिए ही कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिनको तैयार करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जस्ट लाइक इस एक और टॉपिक जो 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है, अगला टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। बच्चा बहुत ज्यादा आता है और कंपटीशन के अंदर भी, जिसमें फर्स्ट लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड के मास को आप डेस्ट्रॉयड या क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब मास को ना तो आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इक्वल रहने वाला है। इसका मतलब क्या है भाई, कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें हमेशा मास इक्वल रहेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, आरपी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके बच्चा, चलो तो देखते हैं एग्जांपल। जस्ट लाइक इस एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूं भाई कि H2O ये डिसोसिएट किया 2H2 प्लस O2, एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, हम इसे चेक करेंगे। तो ध्यान से देखें, तो इसका मास हमारे पास टोटल मोलर मास आ गया 36, इधर हमारा 4, इधर हमारा 4 और इधर हमारा 32। इन दोनों को हम लोग करें तो 36। प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास भी इक्वल हो गया ना। तो ये है भाई हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। बट ये तो सिंपल चीज है, आपको स्मार्ट स्टडी के अंदर इसे कैसे करना है। एक तो हमेशा जस्ट लाइक इस एग्जांपल, अगर मैं बच्चा ये कहूं यहां से ये हटा दूं और अब मैं आपसे कहूं कि क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, तो आप देखिएगा यहां पर इसका मास 18 और इसका मास 36, ये तो फेल हो गया भाई। तो क्या है इसमें, ये इसकी लिमिटेशन है। इस रिएक्शंस को मैंने अनबैलेंस कर दिया है, यहां से 2 हटाते ही ये रिएक्शन अनबैलेंस हो गई, और जब अनबैलेंस रिएक्शन होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो बात समझ में आ रही है ना? तो पहली लिमिटेशन कि जब भी ये लॉ फॉलो करेंगे रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। दूसरा, किसी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन में ये लॉ फॉलो हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी और मास ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। अब मास ऑफ प्रोडक्ट जब कम होगा तो ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फेल हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है? जस्ट लाइक इट एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मान के चलो CaCO3 है और इसमें हमने CaO प्लस CO2, ये गैस होगी, ये गैस रिलीज हो जाएगी। जब कैल्शियम कार्बोनेट को मैं बर्न करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, साथ के साथ एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी तो मास तो कम होगा ना, क्योंकि मास तो गया, मास तो एटमॉस्फेयर में गया।
तो भाई मास जो हमारे पास CaO बचेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के अकॉर्डिंग उतना मास उसमें नहीं होगा। तो भाई ऐसी कंडीशन में जहां पर कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो रही है, कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जरूरी नहीं है अगर ये थर्मोकेमिकल नहीं है, आप इसे क्लोज कंटेनर में कर रहे हो, तो यही हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, 100% करेगी। ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो करती है, मैं भी कह रहा हूं ना करती है भाई। अगर आप इसे क्लोज कंटेनर में करोगे तो डेफिनेट करेगी, बट इसे ओपन किया तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में मास CaO का और CaCO3 का इक्वल करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अरे डेफिनेट समझ में आएगी भाई, कंसेप्ट है आपके लिए, ध्यान रखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा। नाउ एक और लॉ की बात कर लें, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके बच्चा, डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहती है बच्चा? कि कोई भी हमारा कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर जो उसके एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा एक डेफिनेट यानी फिक्स रेशियो में होंगे। जस्ट लाइक इस एग्जांपल थोड़ा सा समझा दूं, लाइक अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई वाटर है, तो मैं वाटर को H2O लिखूंगा, डेफिनेट। उस वाटर को आप कहीं से भी ले लो, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, चाहे वो हमारा RO का वाटर हो, चाहे मिनरल वाटर हो, वाटर का फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है। या कोई इम्प्योर वाटर हो, हमारा सीवर का वाटर हो, सब फॉर्मूला सेम रहने वाले, इम्प्योरिटीज होती हैं बस वो सेपरेट हो जाती है, मिनरल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चा? तो H2O है तो इसमें हमारे दो एलिमेंट होंगे, H और O। बोलो बात समझ में आ रही है? H और O, और इन H और O के अंदर हम लोग रेशियो निकाले तो भाई यहाँ पर H2O है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ 16, इनको हम लोग डिसोसिएट करें तो 1:8। मतलब वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा 1:8। तो यही ये लॉ है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो बच्चा हमेशा डेफिनेट या फिक्स होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो रेशियो कहाँ से चेंज हो जाएगा भाई, है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो, लेकिन यहां भी लिमिटेशन है, कंडीशन अप्लाई यहां भी है भाई। यहां पर जो भी एलिमेंट ले रहे हो ना वो आइसोटोप नहीं होना चाहिए। क्या आइसोटोप? देख लो, आइसोटोप चेक करते हैं बच्चा। लाइक अगर मैं आपको ये दे दूं CO2 और एक मैंने ये दे दिया CO2, यहां लिख दिया 12 और यहां लिख दिया 14, कार्बन का आइसोटोप दे दिया मैंने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या भाई ये CO2 का मॉलिक्यूल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा? नहीं करेगा बच्चा, चेक कर लो, क्योंकि मास चेंज हो रहा है। देखिए 12:32, ओके, 14:32, किसी भी कीमत पे सेम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो ये भी हमारा एक लिमिटेशन है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चा। ठीक है? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, यस यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा आ रहा है एक और कंडीशन बच्चा, कि जरूरी नहीं है कि एलिमेंट का रेशियो फिक्स हो तो कंपाउंड भी फिक्स होगा ना। ये एक और लिमिटेशन है, जेई के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चा, ध्यान से देखना। तो जरूरी नहीं है बच्चा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में होंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपाउंड चेंज हो सकते हैं, रेशियो हमेशा फिक्स होगा। जस्ट लाइक इस एग्जांपल, मतलब अगर मैं आपको कोई कंपाउंड दूं C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है बच्चा, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है, ओके, ये हमारा लॉ कहता है। बट एलिमेंट का रेशियो फिक्स है तो ये संभव नहीं है कि उनका जो बना हुआ कंपाउंड होगा वो भी डेफिनेट होगा, वो चेंज हो सकता है। ये लिमिटेशन है बच्चा, यही तो बात है, यही लिमिटेशन है, ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, ओके, इसका रेशियो निकालते हैं 12:24:6:16, सॉरी, सिंप्लीफाई करें तो 12:3:8,
एक डेफिनेट रेशियो आ गया इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। बात समझ में आ रही है? अब जो डेफिनेट रेशियो आया है, जरूरी नहीं है कि ये रेशियो एक डेफिनेट कंपाउंड बनाए, ये कुछ भी कंपाउंड बना सकता है। जस्ट लाइक इस एग्जांपल CH3O CH3, एक और कंपाउंड CH3CH2OH। आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही निकल रहा है। मतलब इन दोनों के अगर मैं एलिमेंट का रेशियो निकालूंगा, इसके एलिमेंट का रेशियो निकालूंगा तब भी यही आएगा, इसके एलिमेंट का रेशियो निकालूंगा तब भी यही आएगा। तो एलिमेंट का रेशियो दोनों के लिए फिक्स है, बट कंपाउंड तो अलग अलग है। और इस लॉ ने क्या कहा है कि सेम कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो फिक्स होगा, तो कंपाउंड तो अलग अलग हो गए भाई। तो ये ध्यान रखना, एक लिमिटेशन है कि एलिमेंट का रेशियो अगर फिक्स है तो जरूरी नहीं कंपाउंड भी फिक्स हो, बट कंपाउंड अगर फिक्स है तो उसमें एलिमेंट का रेशियो फिक्स होगा। समझ में आ गई होगी बात? समझ में आ रही है? तो आज की जो पहली क्लास हमने ली है बच्चा, उस क्लास में हमने 2 टॉपिक आपको समझाए। अदर टॉपिक के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें फटाफट, देर ना करते हुए उस बेल आइकन को प्रेस करके, और बच्चों को भी शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बता दें कि हम लोगों ने पढ़ाई प्रारंभ कर दी है, और जब आपने पढ़ाई प्रारंभ की है तो उसका रिजल्ट तो डेफिनेटली बच्चा आपको 100% मिलेगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।